बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। आज बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं, ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ पे आपने देखा कि इतना बड़ा फ़ैसला फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ और सिविलियंस के ट्रायल्स के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। एक मरतबा फिर जो 103 के करीब सिविलियंस हैं उनका ट्रायल अब फ़ौजी अदालतों में हो सकेगा। ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है और लेकिन ये मशरूत किया गया है सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसले तक इसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से। और ये भी कहा गया है कि इसमें ज़ाहिर है कि जो आज सारी प्रोसीडिंग्स थी उसमें जो फ़ौजी अदालतें हैं उस पर जस्टिस सरदार तारिक साहब जो है उन्होंने सवाल किया कि कल जो 23 बच्चे शहीद हुए हैं उन पर हमला करने वालों का ट्रायल कैसे होगा, जिस पे जवाब दिया गया कि जो कानून कलअदम हुआ है उसके मुताबिक यानी होना था, यानी कि सिविलियन अदालतों के अंदर उसका ट्रायल होना था, जिसके ऊपर फिर ये भी कहा गया कि अब किस कानून के तहत होगा। ये देखा जा रहा है कि इस मामले के ऊपर जो एक ट्रायल के हवाले से जो बहस है वो चल रही है और बहुत सारा एतराज़ात भी बहुत सारे आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने इस फ़ैसले को और नज़र से देखा है, मसलन इसके ऊपर तनकीद की है और ये कहा है कि सिविलियंस के जो मामले हैं या उनके जो मुकदमात हैं उनको उनका फ़ौजी ट्रायल नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग इसकी तौसीक़ भी करते नज़र आ रहे हैं और वो कहते नज़र आ रहे हैं कि इसके अलावा शायद कोई ऑप्शन नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान के अंदर क़वानीन भी हैं, पाकिस्तान के अंदर अदालतें भी हैं, सिविल अदालतें भी मज़बूत हैं। आगे जाके ये क्या इसका मामला होगा ये बहुत अहम होगा देखना। दूसरी जानिब एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी की एक लहर पाकिस्तान के अंदर आ गई है। अनफॉर्चुनेटली इंतखाबात से बिल्कुल पहले आई है, मज़ीद ज़्यादा बढ़ गई है जिसे कहना चाहिए, पहले से ही मौजूद थी लेकिन अब मज़ीद इसमें इजाफ़ा होता दिखाई दे रहा है। कल DI खान में एक बहुत ही ख़तरनाक और बड़ा हमला हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि पिछले एक साल का सबसे डेडलीस्ट ये अटैक था जो कि कल DI खान में हुआ। 23 जवान इसके अंदर जो हैं वो शहीद हुए हैं। इसके ऊपर आज बिलावल साहब ने भी बात की है और कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इस पर कुछ बात की थी। बिलावल साहब ने आज इस बारे में क्या बात की है वो ज़रा सुनिएगा। हमने अफगानिस्तान को पाकिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ दिलवाया है। हमारा पाकिस्तान की पुलिस, फौजी सिपाही और हमारे अवाम शहीद होते जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस संगीन जुर्म का इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एहतसाब हो, मुल्क और कौम को बताया जाए कि उनके खून पे सौदा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। ये बिलावल साहब ने कहा और ये ज़ाहिर है कि वो भी मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं एहतसाब के लिए। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो बात कही इस हवाले से, क्योंकि वो ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये लहर जो है वो बहुत मजबूत लहर है। वो क्या कह रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। रियासती इदारे बात करेगी, तहकीकात की बुनियाद पर करेगी, गवाही की बुनियाद पर करेंगी तो फिर उसको कहा जाएगा कि ये हक़ाइक़ हैं और ये वाक़यात हैं। खुलकर हमारे इदारे जो है वो उन दुश्मन अनासर को सामने लाए, या उन्होंने शऊरी तौर पर दुश्मनी की है या लाशऊरी तौर पर की है, लेकिन सब कुछ सामने आना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब इस मामले के ऊपर यानी दहशत गर्दी के मसले के ऊपर जो लाने वाले हैं उनके एहतसाब की बात करें तो दूसरी जानिब मियाँ नवाज शरीफ एक मरतबा फिर अपने पुराने बयानिए पे लौटते हुए नज़र आते हैं। आज भी उन्होंने खिताब किया तो कुछ किरदारों की बात की, कुछ एहतसाब की बात की। वो क्या कह रहे हैं वो ज़रा सुनिएगा। वो सजा देना चाहते थे, मुझे कुर्सी से उतारना चाहते थे तो पनामा तो उसकी इजाजत नहीं देता था, तो उन्होंने इकामा निकाल लिया। सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, गॉडफादर कह रहे हैं आप, मुझे 10 साल कैद सुना दी। ये वो जख्म है जो कभी भरेंगे नहीं। एक जज था अजमत, ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं अपने मुल्क के वजीर आजम के खिलाफ कि उनको पता होना चाहिए कि अडयाला जेल में बड़ी जगह है। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। 8 फरवरी को अवाम पर मुश्तमिल अब GIT भी बनेगी और सबसे बड़ी अदालत भी बनेगी।
सो एक मरतबा फिर ये कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, अब जो कि दोनों बड़े केसेस में उनकी बरीयत हो चुकी है, एवन फील्ड्स के अंदर भी और अल-अज़ीज़िया के अंदर भी, दोबारा से अपने पुराने बयानिए के ऊपर आए हैं। ये उनको सूट करेगा? ये इंतखाबी बयानिया है या एहतसाबी बयानिया है दर हकीकत? इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई है कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत थी वो मनसूख कर दी गई है, और ज़ाहिर है कि अगर उनकी ज़मानत मनसूख हुई है तो एक मरतबा फिर इस केस के अंदर भी उनकी गिरफ़्तारी होगी। ये याद रहे, इस पे तहरीक इंसाफ ये बात वावेला करती थी कि उनकी जो ज़मानत है वो हुई हुई है, और उसके अलावा उन्होंने कहा था सज़ा भी मुअत्तल है। लेकिन अब ये मसला भी एक और मुश्किल जो है वो इमरान खान साहब के लिए खड़ी होगी इस फैसले के बाद। इसके भी डिटेल्स आएंगी, वो भी शेयर करेंगे। फैसल वावडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सियासतदान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, आप इनको सुनते रहते हैं। और थोड़ी देर में हमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी ज्वाइन करेंगे स्टूडियोज़ में, उनसे भी हम बात करेंगे। सो वावडा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इन सारी मामलात को, मिलिट्री कोर्ट से लेके अभी जो खान साहब का तोशाखाना में ज़मानत मनसूख हुई है, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये एक्सपेक्टेड भी था और ये होना भी चाहिए था, और बड़ा अच्छा फैसला है कि कोर्ट्स ने रियलाइज़ किया, उसको रिवर्स किया अपने डिसीजन को। जो आर्मी की तनसीबात हैं या आर्मी के ऊपर अटैक्स हैं, उसका ट्रायल तो आर्मी कोर्ट्स ही करेंगी, इससे तो अंडरस्टूड बात थी, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखें जी, जैसे हमारे अभी कल जवान शहीद हुए हैं, दर्जनों की तादाद में होंगे, वो भी किसी की माँ के बच्चे हैं, किसी के बाप हैं, किसी के बेटे हैं, खावंद है किसी के। ये किस कानून के तहत, किस आइन में लिखा है कि ये अपनी जानें देंगे इस मुल्क के लिए, और इस मुल्क को फिर हम खोखला भी करेंगे और फिर इनका तमस्खर भी उड़ाएंगे? नंबर एक। अब तो मैं ये कहता हूँ कि इस्लामाबाद की सर्दी के बाद के सियाचिन के ऊपर हर लीडर, हर वज़ीर आज़म, वज़ीर प्रेसिडेंट और जो कानूनी ढांचे के अंदर ऑपरेट करते हैं, उन सबको 15 दिन पिकनिक के लिए सिर्फ सियाचिन में चले जाएं, तो पता चले कि वहाँ कितनी मुश्किलात और कैसे एक इंसान कम वसाइल के साथ, ये फ़ौज जो कम वसाइल के साथ इस हद तक लड़ रही है और इस हद तक बोलकर दिफा कर रही है और बचाती जा रही है, तो हमें खैर मकदम करना चाहिए। अगर उसमें कोई परसेंटेज है और एक इदारा है जिसकी 95% क्रेडिबिलिटी है, 2-3% तो आप एग्ज़ाम में भी दे देते मार्क्स के, उस पर गलतियाँ हो सकती, इंसान है इस इदारे के अंदर। जैसे आज के आर्मी चीफ है, हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, हमें प्राइड लेनी चाहिए कि यार वो अच्छे इक़दाम कर रहा है, तो हम क्रेडिट दें उनको। वो सही है, लेकिन देखिए ये जो सिविलियन अदालत के ट्रायल का मसला है, ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि पहले इस पे सनसेट क्लॉज थी जब पार्लियामेंट में ये हुआ, पहले ज़रब-ए-अज़्ब के हवाले से, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि अब एक ऐसा नहीं लगता कि पॉलिटिकली इसको यूज़ किया जाएगा, और ख़ास करके 9 मई में बहुत सारे लोग हैं जो कि बेगुनाह भी हैं और उनके ट्रायल हो रहे हैं। इसमें ना बहन बड़ा क्लियर रखना चाहिए इंसान को, जिन्होंने नारे लगाए उनका ट्रायल नहीं बनता, ठीक है? मैं आपको इस तरह एक मिसाल दे रहा हूं, यानी कि 9 मई के हवाले से जिन्होंने जी बाहर जाके नारे दे दिए उनका सिविलियन कोर्ट्स में ट्रायल कर दें, एज ऑफ व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड, जो मैं समझता हूं अगर मैं होता। लेकिन जिन्होंने आग लगाई है, इश्तियाल दे के तबाही बर्बादी कर दी है, उनका ट्रायल अगर फौज का इदारे पे अटैक होगा तो उसका जवाब मैं और आप थोड़ी देंगे, फौज देगी। फौजी अगर इन्वॉल्व होगा तो फौज अपने प्रोसीजर के तहत उसका कोर्ट मार्शल करेगी या जो भी सजाएं देगी। अगर आप जजों के खिलाफ जाते हैं तो PABA में पाकिस्तान क्या है, जुडिशल काउंसिल में आप जाते हैं। इसी तरीके से आपके और मेरे साथ कुछ हो जाता है, हम FIR कटा के सिविलियन कोर्ट में जाते हैं। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए ना, हम एक दूसरे के डोमेन में ना आए। उसमें सिविलियन कोर्ट्स को भी तो मजबूत होना चाहिए ना, अगर अदालतें मजबूत नहीं होंगी तो फिर देखिए ये तो आपको फिर ट्रायल उधर करना पड़ेगा, जो कि मुनासिब नहीं है। देखिए ये ऐसा नहीं हो सकता जो पॉलिटिकल लोगों को डर है। नेचुरली अगर मैं आज आगे कोई फौज की तनसीबात को आग लगाता हूँ, उनकी गाड़ी को तोड़फोड़ करता हूँ और मैं समझता हूँ कि मैं ट्रायल कोर्ट सिविलियन कोर्ट में चला जाऊंगा, तो मेरी गलतफहमी है। मुझे आर्मी कोर्ट में जाना है और आर्मी कोर्ट का स्पीडी ट्रायल है। APS थाने के अंदर जो बच्चों के साथ हुआ, सारों को फांसी की सजा दी। एक आदमी है जो कन्वेंशनल कोर्ट में गया, आज तक जिंदा है। किस खाते में वो जिंदा है? क्यों जिंदा रखा हुआ उसको? उसने उन बच्चों की शहादतें की हैं, सारे फांसी पे चढ़े हैं। तो आप किराएदार घर के अंदर होता है, मालिकों का सदियों 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 बेवा यतीम के बच्चे जो है रोड पर रुल रहे होते हैं। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक कंसर्न है कि इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। कल को जाके सिविलियंस के खिलाफ ये एक नॉर्म बन जाएगी, उनको इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी चीज को, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो सकती है। मैं अगर फौज को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ तो मुझे फौज अपने इदारे में ट्रायल नहीं कर सकती, ठीक है, अगर मैं तनकीद कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं बेहुरमती तमस्कर शहीदों को उड़ाता हूँ और तनसीबात या उनकी चीज़ों को तोड़ फोड़ की तरफ ले आता हूँ, आग लगाने के लिए दुश्मन का काम करता हूँ, तो मैं कैसे बरी जिम्मा होऊंगा?
फिर तो मैं नहीं हो सकता। तो आपको लगता है कि इमरान खान साहब का भी ट्रायल अब इसमें फौजी ट्रायल होगा? देखिए, असूलन तो बात इतनी सी है, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखती है। 9 मई का वाकया जो है, उस 9 मई के वाकये के अंदर तो कोई अलाउंस है ही नहीं किसी के पास कि उसकी माफ़ी दे देंगे। अगर आज फौज भी माफ़ कर दे, मिसाल के तौर पे आप बात कर रहा हूँ, जो कभी नहीं करेगी, कि उनके भी शहीदों की बात है, लोग अपने बच्चे और लोग शहीद क्यों होंगे? आप शहादत भी दें, अपने ख़ानदान को छोड़ भी जाएं और फिर आपका तमस्खर भी उड़ जाए, तो शहादतों की वजह से तो ये मुल्क बचा हुआ है आज के दिन तक। ठीक है, हमारे पास तो वसाइल नहीं है। जितना हम पैसा लगाते हैं फौज के ऊपर, आप दुनिया की फौजें देखें, उससे 200 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंस के ऊपर वो ये परफॉर्मेंस दे रही। तो हमारे तो अखराजात ही नहीं फौज के, जो हम बोलते हैं इतने परसेंट दे दिए, इतने परसेंट दे दिए, तो काम भी था उस फौज से क्या क्या ले रहे हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें खान साहब का ट्रायल, देखिए खान साहब की जहाँ ट्रायल की बात है, वो तो ही हिमसेल्फ हैज आस्क्ड फॉर ट्रबल। ठीक है, अब तो कानून ये बोलेगा ना, गोली तो आपने चलाई थी। आज जो सारे उनके इर्द गिर्द के कीड़े खास जितने भी लोग थे, वो सब जाके व्हाट्सएप पे वॉइस नोट्स और व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन दिखा रहे हैं कि जी हमें इन्होंने कहा था। तो वो तो मैं इसी निशानदेही के तहत में मेरी उनकी नाराजगी की वजह बनी थी कि इसकी जरूरत हमें क्या थी। तो वो तो यानी जिन लोगों को खान साहब ने कहा, वो अब सबूत के तौर पे दिखा रहे हैं और वो विटनेस बन गए। मैं उनको ये कह रहा था यही आपके खिलाफ जाएंगे, तो आप कितनी भी हिदायत दे दें, एंड ऑफ द डे जब मेरे गले में चीज आएगी तो मैं उनके गले में डाल दूंगा कि जी मुझे तो इन्होंने कहा था, मैं नन्ना काका बन जाऊंगा। ठीक है, हालांकि माफी दोनों की नहीं होनी चाहिए, जिसने भी ऐसा काम कराया। देखिए, और उसमें सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं आप करेंगे, जो फौज के ऊपर हाईजैकिंग का केस है मियाँ साहब के ऊपर, या फॉर दैट मैटर ईंट सेंट बजाने का पीपल्स पार्टी के ऊपर है, जिन्होंने भी ये बातें की है, उनको किसी को बरी जिम्मा नहीं। जो मौलाना साहब करते हैं, इनको बरी जिम्मा तो नहीं आप कर सकते। आप ये तो नहीं कर सकते कि इसने 2 रुपए का नुकसान किया, इससे 10 रुपए नुकसान तो सबने किया है, तो फिर बारी सबकी आएगी, सजाएं उसी तरह मुतय्यन हो जाएंगी कि 2 रुपए वाले की 2 रुपए वाली सजा होगी, 10 रुपए वाली। यानी आप कह रहे हैं कि सारे इस ट्रायल में आएंगे? देखिए, मैं तो आपसे ये कहूंगा ना, ये कैसे हो सकता है कि मैंने एक गुनाह किया है, आज एक गुनाह आपने मुझसे बड़ा कर दिया, तो मैं कहूँ जी मुझे तो छोड़ दें, मैंने तो छोटा किया था, मुझे छोटे के हिसाब से ट्रायल करें, आपको बड़े के हिसाब से। मगर देखिए ना, अब इस तरह से तो फिर इदारे का जो किरदार रहा है पाकिस्तान की सियासत में, और उस पर आर्टिकल 6 लगता है, तो फिर इस तरह तो फिर थोड़ी सी उसके ऊपर भी फिर ये हो सकता है, ये मामला तो उधर भी आ सकता है। देखिए बहन, फिर तो आप मुझसे फिर हिस्ट्री में चले जाएं। मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। आप फिर मुझे बताएं कि कल जो फैसला आया है मियां नवाज शरीफ साहब का, उनको बाइज्जत बरी कर दी है, तो इसका मतलब जो उससे पहले फैसला आया था वो गलत फैसला था। तो जिन्होंने गलत फैसला दिया था उनकी सजाएं कौन मुतय्यन करेगा, और कम देखेंगे हम उनको सजा पाते हुए। सवाल यहाँ शुरू वो तो कोर्ट करेगी ना फैसला, अगर वो लेके जाएंगे तो कोर्ट करेगी फैसला, उन जजों के खिलाफ नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुने, एक फैसला 3 साल पहले दिया गया कि नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व है, आज कह दिया क्लियर है, तो उसका मतलब वो गलत थे, आज ये ठीक है। ठीक है, अगर ये आज ठीक है तो फिर उनका ट्रायल इनको करना चाहिए ना कि आपने गलत सजा दी थी, हम कुर्सी पे बैठे हैं। उसमें आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बाकी कोर्टों में चल रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनका क्यों नहीं ट्रायल हो रहा? नहीं, मगर वो करें, ऑटो पे करें। सही बात है, तो वो यही तो कह रहे हैं मियाँ साहब कि मैं करूंगा एहतसाब। मियाँ साहब तो ऐसी बातें कर रहे हैं ना, मियाँ साहब को समझ नहीं आ रही कि अब वो ठीक है, उनके लिए मैदान खाली है, उन्होंने अकेले दौड़ना है और आना फिर भी 4थे नंबर पे, जो मेरा कसूर नहीं है और आपका कसूर नहीं है। ठीक है, तो अब वो फिर फितरत अपनी दिखा रहे हैं, और ये फितरत जब दिखाएंगे तो फिर वो भी दागदार इंसान तो नहीं है ना, उनके माजी में बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, तो दागदार आदमी ये बातें नहीं कर सकता। तो आस्किंग फॉर ट्रबल देन। मुस्तफा नवाज खोखर साहब आ गए हैं और कॉफी भी है, आपने अभी तक नहीं पी, उनके चक्कर में कॉफी नहीं पी अभी तक उन्होंने। हम मुस्तफा साहब को थोड़ा सा स्पेस नहीं दे रहे हैं कि एटलीस्ट हमें एक तो पता है हमारा भाई जो है कैंपेनिंग करा, हमें इलेक्शन की वेव से और बड़ा नारा देखिए कितना जबरदस्त लगाया है, दायरों का सफर, और ये आप ही से सीखा है। नहीं, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए कि आप ज़ाहिर लॉयर भी हैं, और ये आज मिलिट्री कोर्ट्स पे इसी पे बहस हो रही थी अभी फैसल भाई से, तो आपको लगता है कि ये फैसला जो है ये सियासतदानों के खिलाफ आगे भी जाके इस्तेमाल हो सकता है? अस्मा बहन, पहली चीज़ तो ये है कि हमारे मुल्क का निज़ाम इंसाफ मजाक बन चुका है। एक दिन वो एक फैसला करते हैं, फिर उससे कुछ अरसे बाद एक नया फैसला करते हैं, और फिर उसी फैसले के अंदर लिखते हैं कि माजी के अंदर हमसे गलतियां हुई। जब वो माजी वाला फैसला दे रहे होते हैं तो साथ एक सर्मन भी दे रहे होते हैं, भाषण भी दे रहे होते हैं, जिस तरह है फैस कौम पे, पिटी द नेशन, ये वक्त भी हमने देखा, और आज यही कह रहे हैं कि गलतियां हुई। फिर एक वो वक्त था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी एक बेगुनाह शख्स को आपने फांसी पर लटका दिया, आज 40 साल बाद आप दोबारा रिविजिट करने जा रहे हैं, और इसकी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप कहेंगे कि हमसे गलती हुई, और गलती हुई अवाम में, और कोई शख्स मानता तो नहीं है आज तक उस फैसले को, तारीखी गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं। जी हाँ,
तो पहला सवाल तो अस्मा बहन ये पैदा होता है कि क्या तारीखी गलतियां और ये जो आज की गलतियां हैं इनको दुरुस्त करने के लिए हमें फिर मजीद 10 साल किसी एक अच्छे शख्स का इंतजार करना पड़ेगा? असूलन तो निजाम के अंदर इतनी जान होनी चाहिए कि कोई भी शख्स उस निजाम को मैनिपुलेट ना कर सके, उस निजाम के अंदर कोई इंजीनियरिंग ना हो सके, लेकिन वो तो हमारे यहाँ है नहीं। अब अरसा दराज बाद काजी फायज ईसा साहब आए हैं और उनसे हमने उम्मीदें बांधी हुई हैं, तो फिर ये जब साल बाद चले जाएंगे तो फिर हम अरसा दराज इंतजार में बैठ जाएंगे। तो पहली चीज तो ये, जहां तक मिलिट्री कोर्ट्स का ताल्लुक है, तो अब इसी पस मंजर में आप ये देखिए, एक उसूल तो हमें तय करना है भारत और इस माशरे में कि जो फेयर ट्रायल के स्टैंडर्ड्स जो आइन ने हर शहरी को गारंटी कर रखे हैं, उनको उनके ऊपर किस हद तक अमल होना है। अब बगैर नोटिस दिए 5 मेंबर बेंच का आपने फैसला मुअत्तल कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज कि अभी तक उस पहले वाले 5 मेंबर बेंच का अभी तक डिटेल जजमेंट नहीं आई, वो भी अभी आनी है, इसीलिए उन्होंने मशरूत किया है ना आज। अब ये जो जुडिशल पॉलिटिक्स है, अब पूरे मुल्क का निजाम, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब जुडिशल पॉलिटिक्स की नजर हो रहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज साहिबान हैं, मौजूदा या पुराने, सारे इस वक्त भी जो बैठे हुए हैं। जो खत जस्टिस इजाजुल एहसन साहब ने लिखा, उस खत के बाद कि जी मुशावरत नहीं की गई, बेंच फॉर्मेशन के ऊपर जो उन्होंने लिखा, जवाब भी कायद साहब ने दिया है कि उनको बार-बार लिखा गया था मगर वो नहीं आए उसका हिस्सा। देखिए अस्मा बहन, टैक्स पेयर के पैसे से, आपके मेरे पैसे से, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनके पैसों से ये बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिल रही हैं, ये मराहत मिल रही हैं। वो टैक्स इसलिए अदा नहीं होता और ना आपको तनख्वाहें इसलिए अदा होती हैं कि आप एक दूसरे के साथ फरेबाजी करें और उस फरेबाजी के अंदर अपना मौकफ रखें। तो आप ये कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट वाला फैसला गलत फैसला? मेरे ख्याल में मिलिट्री कोर्ट वाला जो फैसला जिस तरीके से सस्पेंड किया गया वो ठीक नहीं था। जुडिशल पॉलिटिक्स की नजर बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं। हमारी जो पूरी पॉलिटिक्स है वो पोलराइज होके सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। जजेस ग्रुपों में बटे हुए हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब का जो खत है उसके अंदर जो उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर इल्जामात लगा दिए, हम तो हैरान और परेशान है कि ये किस किस्म की सुप्रीम कोर्ट है, अपना खुद मजाक उड़वा रहे हैं। और आज के फैसले का जो पैगाम गया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो लोअर जुडिशरी है, उसके अंदर क्या पैगाम गया है? कुछ जज साहिबान कुछ चीजों के ऊपर गौर करें, आइन को, कानून को इस तरह मजाक ना बनाएं कि एक दिन आप एक बात कह रहे हैं, तो फिर क्या हल है? ये मुझे बताएं कि जो दहशतगर्द हैं, जी हाँ, चले आप 104 को भी निकाल दें, इन दहशतगर्दों को आप सिविलियन कोर्ट्स में ले जाएं। अस्मा बहन, कौन इस मुल्क में कह रहा है कि 9 मई का वाकया ठीक था? कौन इस मुल्क में कह रहा है कि जिन्होंने 9 मई में GHQ पर हमला किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे और दीगर मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला किया, कि वो ठीक हमला था? कौन कह रहा है? तो फिर और कौन ये नहीं कह रहा? तो आप कह रहे हैं कि उनको सिविलियन लॉ के तहत जो है वो किया जाए, क्या अदालतें करेंगी उनको? कौन ये नहीं कह रहा कि उनको सजाएं मिलनी चाहिए? ये तो कोई भी नहीं कह रहा। और फिर एंटी टेररिस्ट आपके पास कोर्ट्स हैं, आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि जनाब ये जो ट्रायल है, हमें तो मकसद इंसाफ से है ना कि उन लोगों को कटहरे में लाकर उनको जो कानून के तहत सजा मिलनी चाहिए वो उन्हें मिले। लेकिन इस पे पहले देखें ना, वो जो आज जो सवाल पूछा जस्टिस तारिक ने, उन्होंने कहा कि वो जो दहशतगर्द थे जिन्होंने कल हमला किया DI खान में, क्या उनका ट्रायल कहाँ होगा? उनका ट्रायल क्या आपको लगता है कि इन दहशतगर्दों का ट्रायल आम अदालतों में हो सकता है? देखिए, हम दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक, क्या सवात ऑपरेशन जिस वक्त हुआ, दीगर ट्राइबल एजेंसीज में ऑपरेशन जो हुआ, क्या उनके हमने ट्रायल किए? एक आपका इस कंफ्यूजन से हमें बाहर निकलना चाहिए, एक लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट है, वो पाकिस्तान के निजाम को ही, उनका मकसद क्या है? वो पाकिस्तान के निजाम को क्यों नहीं मानते? वो इस आइन को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमारा एक निजाम होगा, जो निजाम हमने अफगानिस्तान में जिसको हमने राइज कर रखा है, और हम ना किसी आइन को मानते हैं ना किसी कानून को मानते। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा कल्ट भी वजूद में आ चुका है जो कि कहता है कि सिर्फ एक शख्सियत परस्ती में है, तो वो भी किसी आइन को क्या आपको लगता है तस्लीम करता है? अस्मा बहन, हम दो चीजों पे बात कर रहे हैं। एक तो या तो हम दहशतगर्दों पे पहले बात कर लें, फिर हम कल्ट पे भी आ जाते हैं। तो जहां तक दहशतगर्दी का जो ताल्लुक है, जो ये सारे हमने सक्सेसफुल ऑपरेशंस किए, जो इन सक्सेसफुल ऑपरेशंस के नतीजे में क्या हमने कोई ट्रायल्स करके इन ऑपरेशंस को कंक्लूड किया था? जहां पर आपकी जंग हो रही है वो तो जंग ही है, वो तो जंग के असूलों के तहत लड़ी जाएगी। जहां तक आप बात कर रही हैं तहरीक इंसाफ के उन लोगों का, बिल्कुल उन्होंने गलत किया, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है। उनका ट्रायल भी होना चाहिए, उनका ट्रायल होकर जिन लोगों ने हमला किया उन्हें सजाएं भी होनी चाहिए, सिविलियन अदालतों के अंदर सजा होनी चाहिए। अस्मा बहन, इसमें हमें जो है ना कि हमारे मुल्क में प्रेसिडेंट्स हैं चीजों के वायलेट होने के। ठीक,
इतने प्रेसिडेंट्स हैं कि हमें ये तसल्ली नहीं है कि अगर आज ये इजाजत होगी तो फिर उसके बाद कल को किसी गुफ्तगू पे आपको, मुझे, फैसल भाई ये को बात या आपके किसी आने और से को, पहले हम ये सवाल कर रहे थे। जाहिर है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जरूरी है, लेकिन क्या इमरान खान साहब का भी होगा? फिर मैं ब्रेक पे जाऊं, ट्रायल अस्मा बहन देखे ना, अब वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड हैं, शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आजम थे वो ऑन रिकॉर्ड हैं, दोनों ने कहा कि ये फौज के अंदर तख्ता उलटने की साजिश थी, ऑन रिकॉर्ड है, दोनों वज़ीर आज़म ऑन रिकॉर्ड है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर ये सूरत हाल है तो ये ट्रायल क्यों नहीं हो रहा? इसके ऊपर क्यों ट्रायल नहीं चल रहा? ये चार्ज क्यों नहीं है? देखें ना, और अगर एविडेंस इस चीज की मौजूद है, हम सब लोगों के ज़हनों में ये एक बहुत बड़ा सवाल जरूर पैदा हुआ कि यार ये 9 मई को हुआ क्या है, और बहुत से लोगों की तवज्जो मेरे समेत इस जानिब गई कि ये अभी फैसल साहब कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सबूत हैं, जिन्होंने दिखाया है कि ये चीजें थी और इंस्ट्रक्शंस, तो आगे बढ़िए, वो ट्रायल कीजिए, वो ट्रायल करना चाहिए और फेयर ट्रायल होना चाहिए। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद हम जो पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा है उसमें अभी फैसल भाई से बात हुई है, लेकिन अभी मुस्तफ़ा भाई से बात नहीं हुई है कि क्या मियाँ साहब क्या चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या होगा, और क्या इंतखाबात के हवाले से सियासी जमातें जो हैं वो किसी एक एजेंडे पे जा सकती हैं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसल साहब, अब हम चूँकि सियासत की बात करें, सियासत है ना ये सारा, हर तरफ जो भी चल रहा है इस वक्त, लेकिन एहतसाब, जैसे मौलाना ने कहा, जैसे बिलावल साहब ने कहा कि दहशत गर्दों को लाने वालों का एहतसाब करना ज़रूरी है और इदारों को करना चाहिए। मियाँ साहब भी यही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जिन्होंने सियासी दहशत गर्दी की है उनका भी एहतसाब ज़रूरी है। मुमकिन होगा ये? देखिए, सबसे पहले तो फिर मियाँ साहब को खुद कटहरे में चले जाना चाहिए अपना एहतसाब शुरू कराने के लिए, बिस्मिल्लाह उनसे होनी चाहिए, और फिर आगे चाहिए सबसे ज़्यादा इक़्तिदार में तो वो रहे, चाहे वो कम रहे ज़्यादा रहे, लेकिन इक़्तिदार उनके पास ज़्यादा रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हम बात पहले कर रहे थे कि हमें फिर जाना पड़ेगा हिस्ट्री के अंदर। 50 साल के बाद अब भुट्टो साहब का केस निकाल के हैं, तारीख ने तो आपको बता दिया है कि गलत फैसला था, लेकिन जिसने फांसी दी, जिसने ऑर्डर किया, उसका क्या होगा? हमें तो भुट्टो साहब जिंदा चाहिए। अब हमें तो, हम भुट्टो जो बंदों के साथ नाजायज कत्ल गारत हो गया वो हमें वापस दें। कैसे देंगे, उसका मैकेनिज्म क्या है? फिर 3 जजों ने फैसला कर लिया कि एक आदमी नाअहल हो गया, सजा तो हो सकती है। देखिए मेरी बात सुने, चर्चिल को उसको नहीं हुई थी। अब आप देखिए, अलामती सजा से भी मेरा तो बंदा रिश्तेदार नहीं वापस आएगा, ठीक है जी। दूसरी चीज ये कि 3 बंदों ने, दो जजों ने फैसला कर दिया नाअहल हो गए, तीसरे ने नाअहल कर दिया, फिर 4 जज बैठ के उन्होंने नाअहल कर दिया, फिर 5 जज बैठ के उसने नाअहल कर दिया। ये हम टेबल टेनिस कब तक खेलते रहेंगे? नंबर 1। नंबर 2 ये कि रेकोडेक के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान किया फैसलों ने अदालती, आपने वो अरबों रुपए कौन भरेगा इस मुल्क के? वो भरवाने हैं। नस्ला टावर आपने गिरा दिया, गरीब आदमी जिसने जमा पूंजी लगाई उसके बच्चों को दरबदर कर दिया, सड़कों पे कर दिया, वो मंजिल बन रही थी तो इतनी बड़ी बिल्डिंग थी। एक प्रेसिडेंट तो सेट होगा ताकि आगे ऐसे फैसले ना हो। आपने ना एनओसी देने वाले को कुछ किया, ना आर्किटेक्ट को कुछ किया, ना लीडर को कुछ किया, ना डिपार्टमेंट को कुछ किया, आपने तालियां बजवाने के लिए गैलरी की तरफ करके उनको दरबदर कर दिया। अब जिसने वो ऑर्डर किया है उसकी औलाद, उसको भी दरबदर होना चाहिए, ठीक है। हिसाब तो इस्लाम में आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, ठीक है, हाथ के बदले हाथ। आप माफ कर दें वो बड़ी बात है कि वो सारे माफ कर दें। फिर वो जो बच्ची पीर ने जो मारी है, जिसको जानवरों की तरह उठा के देख रहे हैं, उसकी वीडियो बनी, कत्ल हो गया, रेप हो गया। आप मेरी बात सुनिए, ये देखिए ना, ये तो एक्सपेंड करने की बात है, उसके लिए पाकिस्तान के अंदर कानून है, लेकिन जो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ रहा है, जिसने पाकिस्तान की तारीख को मस्क किया, उसको तो दुरुस्त करना है। मेरा मसला ये कि आपको अल्लाह ने एक मुकाम, प्रेसिडेंट और एक पोजीशन दी है, हम ये बात नहीं कर सकते। कानून तो इस मुल्क के अंदर बंदी है, कानून तो कोई है ही नहीं ना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने भुट्टो साहब कत्ल किया, उसका जवाब कौन देगा? सिंबॉलिकली आप कह रहे हैं कि आप माजी साफ करने पे लगे में, पहले आज का हाल तो ठीक कर ले, तो वो भी करेंगे। कैसे 11 महीने तक ये सब कुछ किस लिए हो रहा है कि फाइजा साहब आ गए, उम्मीद सब लगा के बैठ गए उनसे, और वो 11 महीने के लिए आए, 2 महीने 3 महीने हो गए उनको, अल्लाह उनको कामयाब करे। लेकिन मुझे एक बताया, एक आदमी ने एक बहुत ही मोहतरम तारीखी फैसले करते हैं, उनकी तारीखी फैसलों की हिस्ट्री है कि पाकिस्तान तारीख में चला गया। उन्होंने एक केस में कहा कि नाअहली साइज ताहयात होनी चाहिए, मेरे पास वो ऑर्डर है। उन्हीं साहब ने 4 दिन 5 दिन पहले ऑब्जर्वेशन दे दी है कि नाअहली सारी जिंदगी नहीं होनी चाहिए। तो मैं उनके इस फैसले को मानूं, मैं उस फैसले को मानूं। आपने कनपट्टी बंदूक रख के अदालतें खोल के
हमारा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। अच्छा, अब ये मुझे पता है कि हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं आप दोनों ही हैं, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह तो फिर हम किसी केस को भी नहीं खोल सकेंगे? प्रेसिडेंट्स तो सेट करनी पड़ेगी ना आपको, तो सजाएं देना जिन्होंने गलत फैसले किए। हाँ, तो यही तो मैं कह रही हूँ कि एहतसाब होना चाहिए। हाँ, ताकतवर हल्के हैं जो डिसाइड करते हैं। भाई आप अगर किसी को जेल दे दे और बेल ना दे और ताकतवर हल्के आके उस आदमी को छुड़ा के ले जाएं, तो फिर तो आप ताकतवर हल्कों की तरफ शुरू हो जाएं रॉकेट लेकर के, ये हैं जिन्होंने किए। आप तो खड़े हो, अब आप कह रहे हैं कि हम मस्कीन हैं, तो फिर देखिए 3 महीने की सबको छुट्टियां मिलती है अदालती हल्कों में। ठीक, 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तनख्वाहें हैं। ठीक है जी, किसकी है? वजीर की भी 1,80,000 है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए अब ये भी सही बात है, आपकी बात ये भी दुरुस्त है, मगर हम सिलेक्टिव उसके ऊपर बात करते हैं। कुछ तो मुकद्दस गाय है जिनको हम टच भी नहीं कर सकते ना। मैं आपको यही कह रहा हूँ, उनका तो हम एहतसाब ही नहीं कर सकते। अच्छा, फिर आप एलीट के लिए रोज अदालतें खोल लेते हैं। ठीक है, आज मियाँ साहब की बारी आ गई है, तो मियाँ साहब को जो चोर 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 करवाया आपने अपने अदालती फैसलों में, तो क्या आपके घर के बाहर जाके आज बोर्ड लगाया कोई? यही तो बात है, यही तो मैं पूछ रही हूँ। आज इमरान खान साहब को सजाएं दे रहे हैं, तो कल ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वो सजाओं पे आप खड़े नहीं रहेंगे? ये इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि आज एक को सजा दी, कल को दूसरे को फिर ये रिवर्स होता चला जाएगा। इसी तरह से ये हम फिर दायरों में चलते रहेंगे। अस्मा बहन, यही तो दायरों का सफर है ना, कि आज हम तो लोग फिर बैकग्राउंड में बहुत सी चीजों के वाकिफ होते हैं। एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सोचें, वो कैसे इस अदालती निजाम के ऊपर एतबार करे कि यार एक दिन ये एक बात करते हैं, दूसरे दिन दूसरी बात करते हैं। और फिर आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें कि उसको तो कहीं इंसाफ वैसे ही नहीं मिल रहा। क्या करेक्ट नहीं होना चाहिए हिस्ट्री को? क्या अगर नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि उनको गलत सजा मिली थी, तो क्या उसका अजाला नहीं होना चाहिए? क्या भुट्टो साहब का अजाला नहीं होना चाहिए? अस्मा बहन, मियां नवाज शरीफ साहब अगर ये कह रहे हैं ना, तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब कम से कम वही रास्ता दोबारा इख्तियार ना करें इक्तदार हासिल करने के लिए। क्या उन्होंने वो रास्ता इख्तियार नहीं किया? क्या आज वो लाडला नहीं है? देखें, एक इर्तिका का अमल है ना, और मियां साहब उसी इर्तिकाई अमल से गुजर के शहीद बीबी के साथ बैठ के उन्होंने मिसाके जमहूरियत साइन किया। उस मिसाके जमहूरियत के अंदर लिखा गया कि कोई भी फरीक इसको दस्तखत करने वाला एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं करेगा हुकूमत में आने के लिए। आज मियां साहब वही उसी पे ऊपर अमल पैरा है। तो जब वो उसी के ऊपर अमल पैरा होकर हुकूमत हासिल करना चाह रहे हैं, और जब ये सवाल वो करेंगे, तो आपका क्या ख्याल है अस्मा बहन, जब आप मदद लेके हुकूमत में आते हैं तो फिर इस तरह आप बातें कर सकते हैं? शहबाज साहब को उन्होंने आखिरकार भेजा ही था ना कि जाओ अपने भाई को जाकर समझाओ, यही हुआ था ना। तो ये सारा जो अमल हो सकता है कि आने वाले कल में ऐसा ना हो। अच्छा, तो फिर इसमें फिर एक सवाल फिर और भी उठ जाएगा। नहीं सोचते असगर खान केस भी आपको याद कराना चाहूंगा। ठीक बात है, जब हम ये समझते हैं कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट पुरानी एस्टेब्लिशमेंट से बेहतर है, आप लोग ये समझते हैं ना कि भाई वो वाले फैसले नहीं हो रहे जो कि पुरानी एस्टेब्लिशमेंट ने किए, वो वाले फैसले सियासतदान नहीं कर रहे जो पुराने सियासतदान करते थे, तो इसका मतलब है फिर हमें थोड़ा खुशफहम होना चाहिए कि आगे भी चीजें ठीक नहीं। आगे क्या, जो 2018 के मंजूर नजर थे वो आज जेर एताब है, जो 2018 में जेर एताब थे आज मंजूर नजर है। I mean, फर्क क्या आया है? ये 80 की दहाई से किस तरह मुख्तलिफ है, 90 की दहाई से किस तरह मुख्तलिफ है? हम तो वापस उन्हीं दायरों के अंदर ही घूम रहे हैं ना। और फिर हम साथ ही साथ जब हम ये अमल देखें कि 9 मई देखिए ना, आपने खुद कहा 9 मई तो किसी और सियासतदान ने नहीं की है ना। जी हाँ, तनकीद तो अगर सियासत में अगर किरदार होगा एस्टेब्लिशमेंट का, उसको तो आप और हम सब पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। नहीं तो फिर ये तो नहीं हुआ, तो फिर एक क्लैरिटी लेकर आए ना। हम 9 मई की बात करते हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको सजाएं भी मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो क्या इसका मतलब है तरीके इंसाफ को बैन कर दिया जाए? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अगर उनको बैन नहीं करना आपने, उनको आपने सियासत तो फिर करनी देनी है। या तो हुकूमत वो तमाम शवायद लेकर, ठीक, वो शवायद लेकर कि जिनका मैंने जिक्र किया कि 2 वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड हैं, वो शवायद लेकर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करे। एक आईनी तरीकाकार मौजूद है, बिल्कुल मौजूद तो है, और करना चाहिए, और क्यों नहीं करते? बिल्कुल। गुजारिश ये है कि अब जब इस तरह की जब आप गुफ्तगू इनिशिएट करेंगे, जब आपके अपने हाथ साफ नहीं है, तो फिर हम असगर खान केस की क्यों ना बात करें? मैं एक छोटी सी ब्रेक असगर खान केस के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर क्या इल्जामात हैं? 2012 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है ना कि उस फैसले के तहत कि जिन्होंने बीबी से 1990 का इलेक्शन चुराया कि उनका एहतसाब हो, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब का नाम है, फिर आप उसका भी मुतालबा ऐसे ही। मैं एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, मगर बिल्कुल सही बात है, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए किसी का भी नहीं, ये सबका। यानी अगर जो गलतियां उन्होंने की, जो 2018 में हुई, जो 2018 का सेटअप लाने के लिए हुई, उन सब गलतियों का एहतसाब होगा या नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इंतखाबात अब वावडा साहब हो रहे हैं 8 फरवरी को इंशाल्लाह, तो आपको लगता है कि PMLN जो है वो पुराने बयानिए के साथ अब उसके ऊपर
लड़ेगी इलेक्शन। पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि PIA की फ्लाइट टाइम पे चल पड़ी है? PIA ही बंद कर रहे हैं आप। अच्छा, उस पर भी स्टे ऑर्डर आ जाएगा वैसे, फिर अरबों रुपए का नुकसान होगा हमें माजी की तरह। एनीवेज, देखिए जो बयानिया है ना, वो जब एक दफ़ा पिट जाए ना, फिर वो बयानिया खड़ा नहीं होता। और बयानिया खड़ा करने की कोशिश की तो फिर आप अपनी टांग पे नहीं खड़े रह सकेंगे। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जब आप करप्ट प्रैक्टिसेस से तमाम लीडर, मैं किसी एक स्पेसिफिक आदमी का नाम नहीं लूँगा, मियाँ साहब अकेले नहीं, सारे जितने भी तमाम 18 एक्सपायर्ड लीडर्स उनकी पार्टियाँ हैं, उनका बयानिया पिट गया क्योंकि उन्होंने बयानिया उठाया, शायद बिक जाता, लेकिन जिस स्पीड से उनके भाई ने जाके रिवर्स करवाया है, तो अब लोगों को पता चल गया कि ये फोकी बातें हैं। और अगर आप वाकई में किसी जगह पे ज़िंदगी में शायद आसमानी ताकत के सहारे तो हम सब कुछ चल रहे हैं, लेकिन अगर आप खड़े हो गए तो फिर टांगे नहीं बचती, तो क्योंकि आपके पास मॉरल क्रेडिबिलिटी नहीं है। जब मोरालिटी आपके पास लीडर के पास होती है ना, वो फिर चट्टान के साथ भी नहीं, मगर वो ऐसा नैरेटिव तो है जो कि जिस वक्त भी वो उठाएंगे वो बिकेगा। मतलब देखिए, वो हम प्रो नैरेटिव तो नहीं बिकता। हम सियासतदान जो है ना, हम तो खैर स्टूडेंट्स हैं, अगर हम एंटी फौज सेंटिमेंट समझते हैं कि बिक रहा है और पब्लिक को मज़ा आ रहा है हमारी बात सुनने में, तो जो फौज है वो जिस दिन अपने इदारे से, अपनी डिफेंस लाइन से हटी, तो जैसे पहले टुकड़े हुए हैं वैसे फिर मुल्क को टुकड़े हो जाएंगे। और सियासतदान सियासत किस पे खड़े होकर करेंगे? जिस मुल्क की दिफा लाइन, ये सब कुछ हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिफा है हमारे पास, हम रात को सोते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, आप वो ये नहीं कर उससे कोई नहीं है, लेकिन कि जिसको आपने दिफा के लिए रखा हुआ है फिर आप अपने मकासद के उसको तजलील भी उसकी करें। सही है, लेकिन क्या आपको लगता है फिर ये भूल जाया जाए कि किसी अगर जज ने या किसी जर्नैल ने कोई अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई रिजीम बनाने की कोशिश की है तो उसको भुला दिया जाए? कोई एहतसाब नहीं, तो आज मियाँ साहब लाडला क्यों है? ना होते तो हम उनकी बात का एतबार करते ना। 16 महीने की जो हुकूमत का जो बोझ है वो इस तरह के बयानियों से तो नहीं साइड पे किया जा सकता। मकसद तो ये अल्टरनेट बयानिया बनाने का यही है कि लोगों की तवज्जो 16 महीने की जो हुकूमत रही, जो महंगाई के पहाड़ लोगों पे टूटे, उससे तवज्जो हट जाए। अगर 3.5 साल से हट गई है इमरान खान साहब के दौर से, तो माशाल्लाह ये 16 महीने की जितनी बदतरीन थी, और फिर जो आपने मुकम्मल तौर के ऊपर रिवर्सल किया कि जब तक मुझे अस्मा बहन वो वक्त याद है कि जिसमें वोट को इज्जत दो की जब ये गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त यूसुफ रजा गिलानी साहब का इलेक्शन था और महज नून लीग के आने वाले इलेक्शन में टिकट के वादे के ऊपर PTI के जो अरकान थे उन्होंने अपने वोट गिलानी साहब को दे दिए। और वो वक्त भी याद है कि जब इमरान खान साहब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन बुरी तरह हार गए, कोई उनकी जमात से वो परेशान थे लोग कि हम इलेक्शन कैसे लड़ेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता इस बयानिए के ऊपर PMLN वापस सियासत कर सकती है, वापस आ सकती है? देखे ना, ये कोई अब बयानिया, आप एक तरफ वोट को इज्जत दो की बात करें, फिर उसके बाद अगर आप पुल का भी इफ्तिताह कर रहे हैं